हेलो बच्चों। कल हम लोग एंजाइम, ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा था एंजाइम्स के बारे में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एंजाइम्स क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी पढ़े थे एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एंजाइम कभी भी खुद यूज़ नहीं होता। एंजाइम केवल और केवल सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में बदलता है। एंजाइम क्या है, ना तो किसी भी चीज़ को, ठीक है, बैलेंस आउट करता है, ना फिर किसी भी चीज़ को खर्च करता है, ठीक है। अब हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मैंने बार बार इसके बारे में जिक्र किया था, लेकिन ध्यान से सुने दोबारा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब क्या है बेटा, कि जो एंजाइम है ना वो किस तरीके से वर्क करता है। यानी कि एक सबस्ट्रेट है, एंजाइम पे आएगा और एंजाइम क्या करेगा, उसको तोड़ने में मदद करेगा। वो किस तरीके से करेगा, ठीक है, ये देखना आप। सबसे पहले जो एंजाइम होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात ही मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जो एंजाइम होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम प्रोटीन को ही ब्रेक डाउन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ेंगे, और आपके फैट को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम फैट को ही ब्रेक डाउन करेंगे। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखो, अब सबसे पहले मान लो एक एंजाइम है, ठीक है, मैं अलग कलर से बनाता हूँ। मान लो ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है, एक एंजाइम, ओके। अब ये जो एंजाइम है ना, इसका जो ऊपर यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से दो इन्वर्टेड ट्रायंगल लाइक शेप बने हुए हैं बेटे। ये है इसकी एक्टिव साइट। क्या है ये, एक्टिव साइट। क्या है ये, एक्टिव साइट। क्या है ये, एक्टिव साइट। अब होगा क्या कि यहाँ पे होगा क्या, अब ये जो एंजाइम है, मैं मान के चल रहा हूँ ये एंजाइम है, किसको तोड़ने वाला एंजाइम है, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। कैसा एंजाइम है ये, प्रोटियोलाइटिक। प्रोटियोलाइटिक का मतलब, प्रोटियो मतलब किससे आया, प्रोटीन से, और लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन। ये एंजाइम किस में मदद करता है, प्रोटीन के ब्रेक डाउन में मदद करता है, उसकी रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। अब होगा ये कि इस एंजाइम के पास एक सबस्ट्रेट आएगा। ये एक सबस्ट्रेट है बच्चों, ये क्या है, एक सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट यानी कि वो सब्सटेंस जो एंजाइम से जाके जुड़ता है, ठीक है। सबस्ट्रेट यानी कि वो सब्सटेंस जो किससे जाके जुड़ता है, जो एंजाइम से जाके जुड़ता है। अब ये जो सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम कौन सा मान के हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल हमने ये जो एंजाइम है वो कौन सा मान रखा है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम मान रखा है, प्रोटियोलाइटिक। अब अगर ये जो सबस्ट्रेट है, ये कैसा सबस्ट्रेट है बेटे, ये एक सब्सटेंस है, और किसका सब्सटेंस है, प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है। अब ये जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, मान लो ये सबस्ट्रेट है, किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। अब ये सबस्ट्रेट है वो कहाँ जाएगा, एंजाइम के पास जाएगा। और ये जो एंजाइम की साइट है जिसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट, ठीक है, या फिर एंजाइम की सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। एक्टिव साइट को क्या बोल सकते हैं आप, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। ये क्या है बच्चों, एंजाइम की सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है। अब ये जो सबस्ट्रेट है ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, किसके पास आएगा, ये एंजाइम के पास आएगा, एक्टिव साइट के पास। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये तो फर्स्ट स्टेप था कि एंजाइम किसके पास आया, सबस्ट्रेट के पास आया। क्यों आया, क्योंकि ये एंजाइम किसको तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है, और वो सबस्ट्रेट किससे बना था, प्रोटीन। तो टूटने के लिए, रिएक्शन को कराने के लिए ये सबस्ट्रेट ऐसे एंजाइम के पास आएगा जो केवल और केवल इसके लिए बना हुआ है। और वो कैसे, हर एक एंजाइम स्पेसिफिक होता है। यानी कि इसकी शेप देखो, इन्वर्टेड ट्रायंगल थे, और यहाँ पे सबस्ट्रेट देखो, इसमें भी इन्वर्टेड ट्रायंगल थे। तो ये बेटे किस एंजाइम के पास जाएगा, इसी के पास जाएगा। अब ये मान लो ये वाला सबस्ट्रेट है, किसी ऐसे एंजाइम के पास तो नहीं जाएगा ना जिसके अंदर इस तरीके से स्क्वायर के जैसा इन्वर्टेड हो, नहीं जाएगा कभी भी। अब आगे देखो क्या होगा, आगे ये होगा कि ये जो एंजाइम है, ठीक है, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा इस सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। और इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, इस पूरे मॉलिक्यूल को बोलेंगे सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसे, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब होगा क्या, ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा बेटे,
प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम है, ये क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को ब्रेक करेगा किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। ये क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को इस तरीके से बेटे ब्रेक डाउन करेगा किसके अंदर, दो प्रोडक्ट्स के अंदर। ये दो प्रोडक्ट बन के इधर से निकलेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म एक्शन देखो आप दोबारा से। सबसे पहले क्या होगा, कोई एक एंजाइम होगा, वो स्पेसिफिक होगा, वो किससे बाइंड करेगा, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट आएगा कहाँ पे जुड़ेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट पे, जिसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। वहाँ पे जुड़ने के बाद क्या बनाएगा, ये सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा बच्चों, प्रोडक्ट्स में। किस में ब्रेक डाउन करेगा, प्रोडक्ट्स के अंदर। किस में तोड़ेगा, प्रोडक्ट्स के अंदर। ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, मैं एक बार वैसे लिख देता हूँ फ्लो चार्ट के हिसाब से। देखो इधर सबसे क्या पहले क्या होगा, एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा। क्या होगा, एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा। किसके लिए होगा, स्पेसिफिक एंजाइम इज देयर फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कि एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा किसके लिए, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए। एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा किसके लिए, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए। हाँ या ना। अब जो ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है वो क्या होगा, सबस्ट्रेट गोज टू एंजाइम। सबस्ट्रेट कहाँ गया, एंजाइम के पास गया। सबस्ट्रेट कहाँ पे गया बच्चों, एंजाइम के पास गया। सबस्ट्रेट बाइंड्स एट एक्टिव साइट, या फिर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम। सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम। सबसे पहले क्या होगा, एक स्पेसिफिक एंजाइम था, वो स्पेसिफिक एंजाइम के साथ कौन रिएक्ट करेगा, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कहाँ जाएगा, एंजाइम के पास। और सबस्ट्रेट क्या करेगा, एक्टिव साइट, जो एंजाइम की एक्टिव साइट थी। देखो हमने एंजाइम बनाया था ना, जो इसकी ये एक्टिव साइट थी, जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ठीक है, इस एक्टिव साइट पे क्या बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। और जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को ब्रेक कर देगा, हेल्प करेगा किसमें, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने में। ठीक है, एंजाइम helps to convert substrate into products। एंजाइम क्या करेगा, हेल्प करेगा सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करने में, प्रोडक्ट्स में, बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करके। ठीक है, दोबारा से सुनो। जो एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा, देखो स्पेसिफिक, मैं दोबारा से बताता हूँ। देखो हमारी बॉडी में ना अलग अलग तरीके के एंजाइम होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए अलग एंजाइम है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए अलग है, फैट को तोड़ने के लिए अलग एंजाइम है। तो हर एक सब्सटेंस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए अलग एंजाइम्स है। ठीक है, हर एक सब्सटेंस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए क्या है बेटे, अलग एंजाइम है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि आपका जो एक स्पेसिफिक एंजाइम है ना, वो एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए ही बना है। अब होगा ये कि जो वो आपका मॉलिक्यूल है, जैसे प्रोटीन का जो एंजाइम है, प्रोटीन को रिएक्ट कराने वाला, प्रोटीन को तोड़ने वाला, ठीक है, उसके पास कौन जाएगा, प्रोटीन ही जाएगा। एक बात बताऊं, एंजाइम है प्रोटियोलाइटिक, प्रोटीन को तोड़ने वाला, उसके पास फैट तो आकर के नहीं टूटेगा, फैट तो नहीं जाएगा रिएक्ट होने उसके पास। ठीक है, जो एंजाइम होता है वो स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए बना होता है, और जो भी सब्सटेंस होगा वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा बेटे सबस्ट्रेट। कहाँ जाएगा, वो सबस्ट्रेट क्या है, सब्सटेंस है, वो कहाँ जाएगा, एंजाइम के पास। कहाँ, किससे जुड़ेगा, एक्टिव साइट पे। एक्टिव साइट को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। अब सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है यानी कि जहाँ सबस्ट्रेट जुड़ता है, जैसे ही सबस्ट्रेट जुड़ेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे होने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगी। अब ध्यान से सुनो दोबारा से, ये देखो हुआ क्या था, एंजाइम था, उसके पास एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आया,
किसके पास जुड़ा, एक्टिव साइट के पास जुड़ा, क्या बनाइए, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना उसके बाद एंजाइम ने क्या किया, प्रोडक्ट्स में इसे तोड़ दिया, किस में तोड़ दिया, प्रोडक्ट्स के अंदर। क्लियर है, ये है बच्चों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर ना कभी कभी एग्जाम्पल में ना दो थ्योरीज की बात होती है, ठीक है, और वो दो थ्योरीज कौन सी है बच्चों, सबसे पहले एक है लॉक एंड की थ्योरी। क्या है, लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी का मतलब पता है क्या है, लॉक एंड की थ्योरी आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो हर एक स्पेसिफिक लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है, ठीक है, लॉक, एवरी लॉक हैज स्पेसिफिक की, ठीक है, कि हर एक लॉक की क्या होती है, स्पेसिफिक की होती है। अच्छा, अब इसके अंदर ना मैं बोलता हूं आपको, लॉक मान के चलो आप एंजाइम है, क्या है, एंजाइम है, और की मान के चलो की क्या है बेटा, सबस्ट्रेट है। तो ये कहना चाहते हैं कि हर एक सबस्ट्रेट है ना एक स्पेशल एंजाइम के लिए बना होता है। यानी कि देखो लॉक एंड की थ्योरी का मतलब है लॉक यानी ताला और की चाबी, ठीक है, इसके ऊपर थ्योरी बनाई गई है एंजाइम की। ये थ्योरी ये कहती है कि एवरी लॉक हैज़ ए स्पेसिफिक की, यानी कि हर एक लॉक की एक स्पेशल की होती है, ठीक है। तो वो की क्या नहीं है कि आपके पास जो चाबी है एक ताले की, वो हर ताले में फिट नहीं होती, एक चाबी एक ही ताले में फिट होती है जिसकी वो है। इसका मतलब ये है कि ऐसे ही जो सबस्ट्रेट है, यानी कि की मान लो सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट हर एंजाइम में जाके फिट नहीं होंगे, हर एंजाइम में जाके फिट नहीं होंगे का मतलब ये है, चलो मैं एंजाइम बनाता हूँ, मान लो एक एंजाइम है जिसके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ट्रायंगल जैसा, ठीक है, एक एंजाइम है इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर स्क्वायर जैसा, एक एंजाइम है इसके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगल जैसा। अब ध्यान से सुनना, मान लो ये एंजाइम क्या है, प्रोटियोलाइटिक, ये किसको तोड़ता है, प्रोटीन को, ठीक है। ये वाला कौन सा है, अमाइलेज है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ये लाइपेज है, किसको तोड़ता है बेटे, फैट को। लाइपेज किसको तोड़ता है, फैट को। अमाइलेज किसको तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को। प्रोटियोलाइटिक किसको तोड़ता है बेटे, प्रोटीन को। अब ये मान लो ये एंजाइम है, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है प्रोटियोलाइटिक वाला, इसका शेप अलग, इसका शेप अलग, और ये अलग। अब ये जो प्रोटियोलाइटिक वाला एंजाइम है, इससे कौन जुड़ेगा आके, इससे वही सब्सटेंस जुड़ेगा ना जिसका इस तरीके का शेप होगा ट्रायंगल, यही सबस्ट्रेट जुड़ेगा। ये क्या है, ये एक सबस्ट्रेट है, क्या है ये, सबस्ट्रेट है। अब यही सबस्ट्रेट जाके जुड़ेगा ना इससे, इस वाले स्पेसिफिक एंजाइम से, तो ये सबस्ट्रेट कौन सा होगा, ये प्रोटीन को तोड़ने वाला है, तो सबस्ट्रेट कौन सा होगा, प्रोटीन वाला होगा। ऐसे ही जो अमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला, इसका सबस्ट्रेट कैसा होगा, उसका शेप कुछ इस तरीके का होगा कि ये इसमें फिट हो जाए। ये क्या हो गया फिर, ये है बेटे सबस्ट्रेट, क्या है ये सबस्ट्रेट, और कैसा सबस्ट्रेट है ये, कार्बोहाइड्रेट वाला, कैसा है, कार्बोहाइड्रेट वाला। इसका मतलब है कि हर जो सबस्ट्रेट है ना, मान लो ये एक सबस्ट्रेट है, ये हर एंजाइम में तो फिक्स, हर एंजाइम में तो फिट नहीं होने वाला, किस में फिट होगा, केवल और केवल ये जो सबस्ट्रेट है प्रोटीन वाला, ये केवल और केवल किस में फिट होना है, ये केवल और केवल प्रोटीन वाले में फिट होना है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस थ्योरी के हिसाब से आप ये मान के चलो कि लॉक का मतलब क्या होगा बेटे, एंजाइम, और की मान के चलो सबस्ट्रेट को। यानी कि हर सबस्ट्रेट, यानी कि हर एक की हर ताले में नहीं लगती, हर सबस्ट्रेट हर एंजाइम के अंदर नहीं फिट होता, हर एंजाइम के साथ रिएक्ट नहीं करता। जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है वो स्पेसिफिक एंजाइम के साथ ही रिएक्ट करता है, ये बोला गया है बेटा, ठीक है, ओके। उसके बाद है बेटे इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी बेटे लॉक एंड की से अलग है। लॉक एंड की थ्योरी तो ये बता रही थी कि हर एक स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए बना है, ठीक है, और या फिर उल्टा भी बोल सकते हो आप कि स्पेसिफिक एंजाइम हर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए बने हैं। जो जो आपकी बॉडी में सबस्ट्रेट है उनके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम आपकी बॉडी में है। लेकिन जो बेटे इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है ये बताती है कि आपके जो स्पेसिफिक एंजाइम्स है, अगर उनके अंदर प्रॉपर तरीके से कोई सबस्ट्रेट फिट ना हो, ठीक है, तो वो एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि सबस्ट्रेट को एक एंजाइम के अंदर पूरे तरीके से फिट होना ज़रूरी है। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ, ठीक है। मान के चलो ये एक एंजाइम है बच्चों, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके की दो शेप है, ठीक है, एक तो बेटे कैसी है, एक है बेटे स्क्वायर जैसी और एक है अंदर ट्रायंगल जैसी, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है बेटा, एंजाइम के पास कौन आता है, सबस्ट्रेट। अब मान लो ये एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, क्लियर है, ये एक सबस्ट्रेट है, और एक और सबस्ट्रेट है बेटा,
ठीक है। उसके बाद ये पहला सबस्ट्रेट है और ये दूसरा सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये दूसरा सबस्ट्रेट है, ये सेकंड नंबर पे। अब इधर देखो ध्यान से, इस एंजाइम के अंदर इन दोनों में से कौन सा सबस्ट्रेट फिट होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देख पा रहे हो कि जैसे एंजाइम है, एंजाइम के अंदर नंबर 1 जो सबस्ट्रेट है, इसका शेप और इसका शेप मैच कर रहा है, इसका और इसका शेप भी मैच, शेप तो सेम ही है, ट्रायंगल है दोनों के नीचे, ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, शेप तो दोनों में मैच कर रहा है, लेकिन आप साइज देखो। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ये कहती है कि तब रिएक्शन होगी एंजाइमेटिक जब प्रॉपर तरीके से सबस्ट्रेट एक एंजाइम के अंदर क्या होगा, फिट हो पाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले ये जो सबस्ट्रेट है, अब ये किसके साथ जुड़े, मान लो इस एंजाइम के साथ जुड़े, तो अच्छे तरीके से फिट होगा इस तरीके से, ठीक है। या फिर मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ इसे कि ये इस तरीके से अच्छे से फिट हो जाएगा। पहला वाला जो है वो क्या है, अच्छे तरीके से फिट हो गया। अब अगर अच्छे तरीके से फिट हो गया तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाएगा, ये क्या है, फिट हो रखा है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के हिसाब से। लेकिन अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ तो इसके सामने ये एंजाइम कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि इस एंजाइम के अंदर ये वाला सबस्ट्रेट है जो छोटा था, ठीक है, साइज में छोटा था, वो फिट नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे नो एंजाइमेटिक रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होगी, नो एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है। तो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ये कहती है कि सबस्ट्रेट को एंजाइम के अंदर प्रॉपर तरीके से फिट होना ज़रूरी है। अगर कोई भी सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होगा तो एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होगी, बेशक उनका शेप सेम हो। यहाँ पे आप दोनों सबस्ट्रेट को देख पा रहे हो, दोनों का शेप तो सेम है लेकिन अच्छे तरीके से फिट नहीं हो सके हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि सबस्ट्रेट should be properly aligned or fit at the active site of enzyme, active site of enzyme। इसका मतलब ये है कि सबस्ट्रेट है ना, उसको प्रॉपरली अलाइन करना या फिर फिट होना है कहाँ पे, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे, जब जाके एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी। ये कहती है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ठीक है। आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना, अगर ये थ्योरी याद रख पाओ तो अच्छी बात है, ठीक है, इन्हें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इसे अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट का मतलब है कि देखो फैक्टर्स जब भी अफेक्टिंग, किसी भी चीज़ में जब फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात होती है ना बेटा, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि या तो ये फैक्टर अफेक्ट करने का मतलब या तो एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेंगे, स्लो डाउन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो दो फैक्टर होते हैं, एक तो सबस्ट्रेट और एक एंजाइम, इन्हीं की बात हो रही है बार बार। देखो सबसे पहले तो मैं दोबारा बताता हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम क्या है बेटे, वो फैक्टर्स जब भी आता है ना, इसका मतलब क्या वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो सबसे पहले दो फैक्टर्स की बात ही कर लेते हैं जिन दोनों के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। सबसे पहला सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सबसे पहला फैक्टर है, सबस्ट्रेट का कितना कंसंट्रेशन है, ठीक है। सबस्ट्रेट यानी कि वो सब्सटेंस जो किसके साथ बाइंड करता है, एंजाइम के साथ, ठीक है, और किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट्स के अंदर। तो अब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना है, सबस्ट्रेट का अमाउंट कितना है, ये किस तरीके से अफेक्ट करेगा एंजाइम की एक्टिविटी पर, चलो देखते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ना आपके पास देखो, मान लो 10 एंजाइम है, कितने मान लो 10 एंजाइम है, ठीक है, कितने एंजाइम है, 10 एंजाइम है, 10 एंजाइम है। अब ये जो 10 एंजाइम है बेटा, अब इस 10 एंजाइम के साथ जो है कितने सबस्ट्रेट रिएक्ट कर रहे हैं, 5, कितने कर रहे हैं, 5 सबस्ट्रेट, कितने कर रहे हैं, 5 सबस्ट्रेट, ठीक है।
तो आपकी जो एंजाइम की जो स्पीड होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो होगा नॉर्मली जो 5 को तोड़ने में टाइम लगेगा, हाँ या ना। उसके बाद इमेजिन करो यहाँ पे 5 की जगह कितने हो जाते हैं, 15 सबस्ट्रेट हो जाते हैं। एंजाइम कितने हैं आपके पास, 10 है, हाँ या ना। अब 10 एंजाइम है, इसका मतलब ये है कि आपने जब सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ा, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा कब बढ़ा, ठीक है, जब तक बढ़ा जब तक कि सारे एंजाइम्स ने इसके साथ बाइंड नहीं कर लिया है। देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ बेटा, जैसे मान लो पहले कितने सबस्ट्रेट थे, 5 सबस्ट्रेट थे, कितने सबस्ट्रेट थे, 5, और अब कितने सबस्ट्रेट है, 15। इसका मतलब है जब पहले 5 सबस्ट्रेट थे तब रेट ऑफ रिएक्शन था ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या था बेटा, स्लो था। क्या था, स्लो, क्योंकि सारे एंजाइम काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ 5 सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए 5 एंजाइम काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट का मैंने अमाउंट बढ़ाया, कितना कर दिया, 15 कर दिया। अब 15 कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है। चलो एक बार दोबारा से समझो, नहीं समझ में आया तो देखो बेटा, मान लो आपके पास 5 सबस्ट्रेट है, कितने सबस्ट्रेट है, 5, ठीक है। और एंजाइम कितने हैं, 10 एंजाइम है, कितने एंजाइम है, 10 एंजाइम है। ये 10 एंजाइम को, ये 5 सबस्ट्रेट को क्या करना है बेटे, ब्रेक करना है। तो बेटे होगा ये कि जब पहले 5 सबस्ट्रेट थे और एंजाइम कितने थे, 10, तो इसको ये क्या करेंगे, आसानी से ब्रेक कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे, क्योंकि सबस्ट्रेट तो 5 ही, एंजाइम 10 है, तो इसमें से सारे एंजाइम को काम करना नहीं पड़ेगा, 5 एंजाइम जाके वर्क करेंगे इसके साथ। लेकिन अब हमें अगर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन अचीव करना है, ठीक है, तो अब क्या होगा, जितने एंजाइम है उतने हमने क्या कर दिए, सबस्ट्रेट कर दिए। मान लो अब 5 सबस्ट्रेट की जगह कितने सबस्ट्रेट कर दिए, 10 सबस्ट्रेट, और एंजाइम कितने हो गए, 10 एंजाइम, पहले से भी 10 थे, ठीक है। अब होगा क्या, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाएगी। क्या पहुंच जाएगी, मैक्सिमम। अब सारे एंजाइम हर एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगे, बाइंड करके उसे प्रोडक्ट में तोड़ेंगे, बाइंड करके प्रोडक्ट में तोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करो, 10 सबस्ट्रेट की जगह कितने कर दो, 20 सबस्ट्रेट कर दो, कितने कर दो, 20 सबस्ट्रेट कर दो। 20 सबस्ट्रेट करने से होगा ये कि एंजाइम तो अभी भी कितने हैं, 10 एंजाइम तो कितने हैं, अभी भी 10। तो क्या अब 10 एंजाइम में दुगनी रफ्तार से काम करेंगे, नहीं, जिस स्पीड से एंजाइम काम करते थे उसी स्पीड से करेंगे। लेकिन जितने सबस्ट्रेट थे उतने एंजाइम अगर पूरे के पूरे फिट हो रहे हैं, आपकी यहाँ पर क्या हो चुकी है, मैक्सिमम स्पीड अचीव हो चुकी है, मैक्सिमम रेट अचीव हो चुका है। अब अगर आप सबस्ट्रेट कितने भी बढ़ाते रहोगे, एंजाइम की स्पीड वही रहेगी जो 10 पे पहुंच गई थी, ठीक है। देखो मान लो आपके पास ना, ठीक है, आपके पास 10 जने हैं काम करने के लिए, कितने लोग हैं, 10 जने हैं काम करने के लिए, घर बनाने के लिए, क्लियर है। अब आपको, चलो घर बनाने वाला एग्जांपल सही नहीं रहेगा, यही देखो आप, सबसे पहला आपके पास एंजाइम ज़्यादा थे, सबस्ट्रेट कम थे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, नॉर्मल था। अब जैसे ही आपके पास जितने एंजाइम थे उतने सबस्ट्रेट हो गए, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो मैक्सिमम चला गया, क्योंकि सारे एंजाइम काम कर रहे हैं सारे सबस्ट्रेट से बाइंड करके। लेकिन आप जैसे ही सबस्ट्रेट का नंबर और बढ़ाओगे तो आपकी स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन और ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है, ठीक है। तो इसका मैं लिख देता हूँ अच्छे से बेटा, चलो 1 मिनट ये लिख लो, किसी को लिखना है थोड़ा बहुत तो। ठीक है, लिख लिया, चलो। देखो, in an enzymatic reaction, in an enzymatic reaction, जो एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है बेटा, उसके अंदर सबस्ट्रेट आर इन एक्सेस, सबस्ट्रेट आर इन एक्सेस। इसका मतलब ये है कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है ना,
हमेशा उसके अंदर सबस्ट्रेट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहता है। किससे? एंजाइम से। क्यों? क्योंकि बेटे देखो एंजाइम इज़ नॉट यूज्ड, ठीक है, एंजाइम इज़ नॉट कंज्यूम्ड। एंजाइम कंज्यूम नहीं होता, एंजाइम रिड्यूस नहीं होता। मान लो 10 एंजाइम थे, अब 10 प्रोटीन को उन्होंने तोड़ा, ऐसा नहीं है कि 10 प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करा, अमीनो एसिड में, तो वो 10 के 10 एंजाइम में क्या हो गए? खर्च हो गए। एंजाइम खर्च नहीं होते, समझ में आई बात? एंजाइम खर्च नहीं होते, वो बार बार इस्तेमाल हो सकती हैं। इसलिए हमेशा आपकी बॉडी में किसका लेवल ज़्यादा होगा? हमेशा एंजाइमेटिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट का लेवल ज़्यादा होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद रही बात इसकी कि ये कैसे अफेक्ट करता है एंजाइम की रेट पे, ठीक है। आप भूल जाओ, यहाँ देखना जो मैं बता रहा हूँ, ये सबसे मेन लाइन है, याद रखना। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसे एक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है विद द अमाउंट, किसके साथ? अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेस। जैसे जैसे सबस्ट्रेट इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेस एंड इट, और ये एक टाइम पे इट रीचेस एट मैक्सिमम, ये एक टाइम पे क्या है? मैक्सिमम पहुंच जाता है। देखो आप सबस्ट्रेट का लेवल बढ़ाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना जब सारे एंजाइम काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा एंजाइम तो है नहीं बॉडी में, तो जब वो सारे काम कर रहे हैं तो उसके बाद अब कितना भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा लो, रेट फिक्स होगा, रेट कांस्टेंट रहेगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी किसके साथ? अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज होने के साथ, और वो एक टाइम पे मैक्सिमम पे रीच हो जाएगी। एंड देयर आफ्टर, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद ये कैसी रहेगी बेटे? इट रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद ये कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ऐसे ही बेटे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन था, एक बार फटाफटी से लिखो, ऐसे ही सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के बाद किसका कंसंट्रेशन? एंजाइम का कंसंट्रेशन। सेकंड फैक्टर लिखो जल्दी। ठीक है, लिख लिया सबने? चलो नेक्स्ट, एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन क्या होगा? देखो एंजाइम कंसंट्रेशन का मतलब एंजाइम का कितना लेवल है। देखो एक टाइम पे जब एंजाइम का लेवल बढ़ेगा स्टार्टिंग में, यानी एंजाइम का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, ठीक है। यानी देखो सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा थे, एंजाइम कम थे, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी? कांस्टेंट थी। लेकिन जैसे जैसे एंजाइम का लेवल बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम पे आप कितना भी एंजाइम का लेवल बढ़ा लो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एंजाइम्स, की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी अगर एंजाइम का नंबर बढ़ेगा, ठीक है। एक मिनट, ब्लड से हो जाएगा, ठीक, ठीक है, चलो हो गया। देखो इधर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी अगर इंक्रीज होगा नंबर ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एंजाइम बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन द एंजाइम बाइंड सबस्ट्रेट
ठीक है, व्हेन द एंजाइम बाइंड सबस्ट्रेट, ठीक है, और जब एंजाइम बाइंड करेंगे किसको, सबस्ट्रेट को, लेकिन एंजाइम जो है सारे सबस्ट्रेट को बाइंड कर लेंगे, बाइंड ऑल सबस्ट्रेट लिखना है यहाँ पे। जब एंजाइम बाइंड कर लेंगे किसको, सारे सबस्ट्रेट को, ठीक है, देन इट रीचेस एट मैक्सिमम रेट, ये मैक्सिमम रेट पे पहुंच गया। उसके बाद बेटे एक बात सुनो, देखो आपके पास मान लो 100 एंजाइम है और 100 सबस्ट्रेट है, तो 100 एंजाइम 100 सबस्ट्रेट के करेंगे तो वो मैक्सिमम, ठीक है, रेट है किसी भी रिएक्शन का। उसके बाद आप एंजाइम का कितना भी नंबर बढ़ा दो, मतलब एंजाइम को 200 कर दो, 300 कर दो, 400 कर दो, है तो 100 सबस्ट्रेट ही ना, तो रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद इट रीचेस एज मैक्सिमम रेट एंड आफ्टर even if we increase, अगर हम इंक्रीज भी करते हैं ना, even if we increase the number of enzyme, the rate of reaction is constant। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कि आप उसके बाद कितना भी बढ़ा दो एंजाइम का, एक बार जब मैक्सिमम उसने रेट अचीव कर लिया उसके बाद क्या रहेगा, वो रेट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बेटे, लिखो इसे फटाफट। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट है बेटे तीसरा फैक्टर, वो है टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होगा बेटा, जो एंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर कौन कितने टेम्परेचर पे एक्टिव होते हैं, कितने टेम्परेचर पे ऑप्टिमली वर्क करते हैं। ठीक है, एंजाइम इन आवर बॉडी वर्क्स ऑप्टिमली, ऑप्टिमम कितने टेम्परेचर पे, ऑप्टिमली एट 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस तक पे काम कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनना, एट वेरी लो टेम्परेचर, जब ठंडी होती है, ठीक है, जब कम टेम्परेचर होता है, एट वेरी लो टेम्परेचर एंजाइम इज नॉट एक्टिव। एंजाइम जो है, एंजाइम इज नॉट एक्टिव, एंजाइम एक्टिव नहीं होता। लो टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिव नहीं होता है। उसके बाद अगर आप जैसे जैसे हीट बढ़ाओगे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंजाइम activity also increases, but continuing increasing temperature may affect the enzyme activity। देखो इसका मतलब ये बेटा, ध्यान से सुनना, जो हमारी बॉडी में जो एंजाइम है ना, वो ऑप्टिमली 37 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है अच्छे से। उसके बाद जो लो टेम्परेचर होता है ना, वहाँ पर जो एंजाइम है वो एक्टिव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन आप
टेम्परेचर को बढ़ाते चले गए, रुके नहीं, जैसे 37 से ऊपर चले गए, 38, 39, 40, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, एक टाइम आएगा ना 37 पे हो गया उसका मैक्सिमम पोटेंशियल, लेकिन जैसे जैसे आप और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे, ज़्यादा ना, तो देखो ये लो टेम्परेचर पे काम करेगा, और जब ज़्यादा ही टेम्परेचर हाई कर दोगे आप, तब भी इसकी एक्टिविटी पे क्या होगा, इफेक्ट होगा, ये तब भी क्या है, वर्क नहीं करेगा ढंग से। तो इसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वो याद रखना आपको, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से फिर नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, फिर है हमारा पीएच। हो गया, चलो नेक्स्ट है बेटे थर्ड के बाद फोर्थ फैक्टर, पीएच ऑफ मीडियम, पीएच ऑफ मीडियम, ठीक है। पीएच क्या होता है बेटा, पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी एसिडिक है या एल्कलाइन है या बेसिक है, ठीक है। इसका मतलब है कि बेटे जो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम का जो ऑप्टिमम पीएच कितना होता है, ठीक है, द ऑप्टिमम pH for enzyme is 7 to 9। जो ऑप्टिमम pH होता है वो कितना होता है एंजाइम के लिए, 7 to 9। अगर इससे ज़्यादा pH किया गया या इससे कम किया गया तो एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर 7 से कम pH हुआ या 9 से ज़्यादा pH हुआ तो एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन अच्छे से नहीं करवा पाएगा, नहीं बढ़ा पाएगा। तो अगर आपको एंजाइमेटिक एक्टिविटी चाहिए प्रॉपरली तो आपको इतना pH किसका, मीडियम का रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब मैं pH के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ। जो pH होता है बेटे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, उसकी एक स्केल होती है, वो रीड कहाँ से करती है, 0 to 14, और मिडिल में क्या बेटे, 7, ठीक है। जो 0 से 7 वाला जो पोर्शन होता है, जो ये वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं एसिडिक। क्या बोलते हैं, एसिडिक। अगर मान लो आपने पीएच टेस्ट किया और किसी का पीएच कितना आता है बेटे, 3, 4, 5, 6, जितना भी 7 से अगर कम आता है तो वो एसिडिक है, जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी कि 3 है और 5 है तो 3 ज़्यादा एसिडिक होगा किससे, 5 से। ऐसे ही बेटा इधर अगर 7 से ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं एल्कलाइन। क्या बोलते हैं इसे, एल्कलाइन। 14 पे क्या है, मैक्सिमम एल्कलाइन है, और 7 के क्लोज क्या है, मिनिमम एल्कलाइन है। और जो ये 7 है वो क्या है बेटे, न्यूट्रल। क्या है ये, न्यूट्रल। यहाँ पे क्या होता है, ना तो ज़्यादा एसिडिक ना ही बेसिक। 7 पे क्या होता है बेटे, न्यूट्रल, ठीक है। चलो याद रखो। नेक्स्ट है बच्चों इफेक्ट ऑफ वाटर। क्या है, इफेक्ट ऑफ वाटर। वाटर का इफेक्ट देखो, विदाउट वाटर, विदाउट वाटर एंजाइम कैनॉट एक्ट। देखो बिना वाटर के तो एंजाइम एक्ट ही नहीं कर पाएगा। क्यों, दो कारण है उसके। सबसे पहला कारण तो ये है बेटे कि वाटर प्रोवाइड्स मीडियम। वाटर क्यों प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है किसको, वाटर प्रोवाइड्स मीडियम फॉर एंजाइम। दूसरा, जो वाटर है वो खुद एक रिएक्टेंट भी हो सकता है एंजाइम की मदद करने के लिए। इट कैन ऑल्सो बी अ रिएक्टेंट। ये खुद भी एक रिएक्टेंट हो सकता है एंजाइम की मदद करने के लिए। पहला तो एंजाइम को एक्टिविटी करने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है, दूसरा ये खुद एक रिएक्टेंट भी हो सकता है वाटर की एक्टिविटी को, वो सॉरी एंजाइम की एक्टिविटी को कराने के लिए, ठीक है। चलो लिखे इसे। हो गया, चलो अब इधर देखो।
सिक्स्थ फैक्टर, इफेक्ट ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इफेक्ट ऑफ मेटल्स का क्या मतलब है। इफेक्ट ऑफ मेटल्स का ये मतलब है कि देखो कुछ मेटल्स होते हैं जिनकी मदद से जो रेट ऑफ रिएक्शन है एंजाइम का वो इंक्रीज होता है, और साथ ही साथ ये एंजाइम को क्या करते हैं, एक्टिव भी बनाते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक्टिव भी बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मत लिखो आप, ये लिखो, चलो, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज इंक्रीज्ड, एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज्ड एंड कैन ऑल्सो बी एक्टिवेटेड, और ये एक्टिवेट भी हो सकते हैं बाय सर्टेन कुछ मेटेलिक आयंस की मदद से। एग्जाम्पल कौन से मेटेलिक आयंस, ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक है, ध्यान से सुन लो दोबारा, मेटल्स का क्या इफेक्ट होता है बेटे, मेटल्स का ये इफेक्ट होता है कि कुछ एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, बढ़ती है, और कुछ एक्टिव भी हो सकते हैं कुछ मेटेलिक आयंस की मदद से। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो, ये बेटे फैक्टर्स यहाँ पे एंड होते हैं, लेकिन उसके बाद ना एक मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फैक्टर्स के अंदर ही ऐड करूंगा मैं। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। नेक्स्ट है बेटे इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स मतलब देखो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, फैक्टर ही एक तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, वो बहुत कुछ वेरियस टाइप के इनहिबिटर्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट में उसे हम कवर करते हैं। चलो इतना आप पढ़ लेना प्लीज़, थैंक यू।